बच्चों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां पढ़ेंगे। हिमालय की बेटियां ये नागार्जुन द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध है। लेखक प्रस्तुत निबंध में नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर भाव प्रकट करता है। ये कवि नागार्जुन हैं, महान कवि और मशहूर लेखक रहे हैं नागार्जुन जी। इन्होंने ये निबंध नदियों को समर्पित किया है, श्रद्धा और आदर भाव प्रकट किया है नदियों के प्रति। वह इन नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। आओ अब हम पाठ को पढ़ें। इस निबंध में उन्होंने जो लिखा है उसको देखिए। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। ये कवि लेखक नागार्जुन जी कह रहे हैं। किसके लिए? नदियों के लिए। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। नदियां उनको एकदम शांत लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत यानी सज्जन, अच्छे परिवार की। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। यानी नदियों के किनारे ही उनका गांव था, घर था, और वो नदी में खेलते कूदते, तैरते, डुबकियां लगाते ही बड़े हुए थे। परंतु इस बार जब हिमालय के कंधे पर चढ़ा, हिमालय पर जब वो गए थे, तो वे कुछ और रूप में सामने थी। यानी नदियों का दूसरा ही रूप उन्होंने देखा। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यानी हिमालय पर जो गंगा थी, दुबली पतली नदियां थी। ये यमुना, सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, ये देखिए, बिल्कुल पतली धाराएं हैं। पहाड़ों में पतली धाराएं हैं और मैदानों में आती आती ये चौड़ी होती होती और खूब विशाल रूप ले लेती हैं। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी भाव भंगी, इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। नहीं, पहाड़ों पर जब ये इधर उधर घूमते हुए, पहाड़ों की चोटियों से कूदते हुए झरनों के रूप में, और इनको जब वो देखता है लेखक, तो वो सोचता है कि मैदान में जाकर ये बिल्कुल शांत कैसे हो जाती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर, जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। यानी जब बचपना होता है तो लड़कियां बहुत चंचल होती हैं। बच्चों की तरह उनकी बाल लीलाएं देखकर कवि लेखक कह रहे हैं कि तब भी इतना विस्मय नहीं होता है जितना बच्चों की, बेटियों की बाल लीला देखकर। और गंगा को वो बेटियों की उपमा दे रहे हैं कि गंगा यहाँ बेटियों की तरह ही है। उनकी चंचलता और भावभंगिमा यहाँ दिखाई दे रही है। और मैदान में आकर जब वो बड़ी हो जाती हैं, जैसे बेटियां बड़ी हो जाती हैं, ऐसी नदी भी बड़ी होकर शांत हो जाती है। कहाँ भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर अधिपत्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। यानी कि उनकी शैतानियों, बच्चों की शैतानियां देखकर जब बाप उन खूब परेशान हो जाते हैं, तो इसी तरह से हिमालय पर जो अटखेलियां कर रही नदियां, उसके लिए ये उपमा दी है लेखक ने कि हिमालय भी परेशान हो जाता होगा उनकी नटखट बेटियों को देखकर। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उसके पास और रखा ही क्या है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र।
जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल यानी कुभाग, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। यानी हिमालय पर जो बर्फ जमा होती है वो पिघलकर नदियों का रूप लेती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसने पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जब ये हिमालय से निकलती हैं नदियां और मैदानों में बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं, तो वो समुद्र से मिल रही हैं। समुद्र को इनके पति की संज्ञा दी गई है कि ये पर्वतराज के दामाद हैं समुद्र। तो ये इनका बड़ा भाग्य है, समुद्र का बड़ा भाग्य है कि उनको हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। यानी कि जिन्होंने मैदान में नदियां देखी उनको शांत लगती हैं, लेकिन जब वो हिमालय पर जाकर देखते हैं तो इनकी अटखेलियां देखते हैं, उनको तभी पता लगता है कि इनका बचपन और ये इनका जो बड़ा रूप है वो किस तरह से अलग अलग हैं। नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ही ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। यानी लेखक यहाँ कह रहे हैं कि वो बालिकाओं की समान चंचल नदियां होती हैं पर्वत पर, और जब वो मैदानों में आकर समुद्र में मिलती है तो एकदम शांत और विशाल हो जाती हैं। जैसे लड़कियां अपने बचपन में बालपन में बड़ी चंचल और भोलेपन में होती हैं, और जैसे ही वो बड़ी होती हैं वो समझदार और शांत चित्त वाली हो जाती हैं। तो कवि ने नदियों की तुलना बालिकाओं से की है। बच्चों, इससे आगे के पाठ पर हम कल चर्चा करेंगे।